तो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी एडुटेरिया का देखने वाले हैं। जी हाँ, एडुटेरिया का एनसीईआरटी, वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। हमने वन लाइनर फॉर्म में महेश कुमार बनवाल का सार संग्रह करवाई ही, साथ ही साथ अब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट के तौर पर। यहाँ पे दिया भी गया है एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट क्लास 6 से लेकर के 12th तक इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें टोटल 70 सेट दिए गए हैं, जिसमें 4 सेट हिस्ट्री से संबंधित, 4 सेट पॉलिटी से, 4 सेट ज्योग्राफी से, 4 सेट साइंस से और 1 सेट जो है इकोनॉमिक्स से, अर्थशास्त्र से दिया गया है। तो एक एक प्रैक्टिस सेट मैं करवाते चलूंगी। एक प्रैक्टिस सेट में टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। 80 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से संबंधित है और 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर से देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। आई होप यह वीडियो आप लोग को पसंद ही आएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? बिल्कुल ही आसान प्रश्न और शानदार प्रश्न है। कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? आंसर हो जाएगा उत्तरी भारत से। राज्य के सापेक्ष में अगर दिया जाए तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथकली कहाँ का है? तो कथकली शास्त्रीय नृत्य जो है यह हो जाएगा केरल का। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो यह भी केरल का ही है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। सतरिया कहाँ का है? तो असम का है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। मेसोलिथिक या मध्यपाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेसोलिथिक या मध्यपाषाण युग के बारे में बताना है। इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। बिल्कुल सही दिया गया है। पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। जी नहीं, बड़े नहीं थे, छोटे थे। छोटे थे, गलत दिया गया है। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, अनुपस्थित नहीं थे, उपस्थित थे होना चाहिए था। यह गलत दिया गया है। 2 और 3 जो है गलत है, केवल 1 जो है सही दिया गया है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, वसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? वसोहली शैली हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात। साथ साथ आंसर देने का प्रयास करिएगा। वसोहली शैली कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, रस मंजरी की रचना किसने की? रस मंजरी की रचना किसने की? आंसर हो जाएगा भानु दत्त ने। ऑप्शन नंबर सी, भानुदत्त। ज़्यादा इसमें डिस्कशन नहीं दिया गया है। बृहधर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करें। बृहधर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी रचना बंगाल में की गई। जी हाँ, इसकी रचना बंगाल में ही की गई थी 13वीं शताब्दी में। संस्कृत भाषा में किया गया था। इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दी गई थी। हाँ, 1 और 2 दोनों के दोनों क्या हैं? सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सही मिलान करें। शासनकाल बताना है मुगल बादशाहों का। फर्रुखसियर का शासनकाल जो रहा है 1713 से लेकर के 1719, 1713 से लेकर 1719। आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय का जो शासनकाल है 1754 से लेकर 1759 और इसी के समय में 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय का जो शासनकाल हो जाएगा 1759 से लेकर के 1806 और शाह आलम द्वितीय के समय में क्या हुआ था? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अहमद शाह का जो शासनकाल है 1748 से लेकर के 1754। क्रम से इसे मिलाइएगा तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? गुजरात, जयपुर, मालवा, बिहार। आंसर हो जाएगा मालवा। ऑप्शन नंबर बी। मुगल काल में प्रभावशाली राजपूत घराने ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई थी। तो जोधपुर के राजा अजीत सिंह को कहाँ की सूबेदारी मिली थी? तो गुजरात की सूबेदारी मिली थी। 1722 ईस्वी में सवाई राजा जय सिंह को आगरा की भी सूबेदारी मिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औजार पॉलिश किए जाते थे। जी बिल्कुल। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। जी हाँ, दोनों के दोनों सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 9, सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? शुकर का तो नाम आपने सुना ही होगा। शुकर मिसर से संबंधित थे राजा रंजीत सिंह। तो आंसर हो जाएगा दल खालसा, ऑप्शन नंबर सी, दल खालसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? आंसर हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर सी, 20%। ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। ऋग्वैदिक काल के समय में दिया गया है, राजा के पास लोगों से कर एकत्रित करने की शक्ति थी। बिल्कुल सही नहीं है, राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी, यह सही नहीं है। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था, यह भी सही नहीं दिया गया है। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल के दौरान कार्य संपादन के संदर्भ में 2 वर्गों का वर्णन मिलता है। पहला है पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा गया है, और जो विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न करवाता था। और दूसरा वर्ग राजाओं का था। इन राजाओं के पास न तो राजधानी नगर थे, न महल और सेनाएं थी, और न ही वे कर एकत्र करते थे। समान रूप से राजा का पुत्र राजा नहीं बन सकता था। पूरा डिटेल निकल गया, आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। जी हाँ, दोनों को अनुमति नहीं दिया गया था, चाहे वो महिला हो या फिर शूद्र हो। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। जी हाँ, कर्म के आधार पर नहीं हो गया था, जन्म के आधार पर हो गया था उत्तर वैदिक काल में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों के दोनों सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का तो नाम सुना होगा। आंसर हो जाएगा प्रशस्ति का अर्थ प्रशंसा, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, प्रशंसा। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? तो प्रशंसा होता है। गौतमी पुत्र शीर्ष सातकर्णी जैसे कुछ शासकों के लिए प्रशस्तियों की रचना की गई थी। समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है? समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन हरिसेन ने किया है। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, और इसी ने ही समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है किसका? तो समुद्रगुप्त का ही है, जिसका निर्माण हरिसेन ने ही करवाया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई थी? बताइएगा, दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई थी? आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के। आर्यावर्त के 9 शासकों को, आर्यावर्त जो कि उत्तरी भारत, 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराकर उनको राज्यों के अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी थी। सिर्फ और सिर्फ टैक्स वसूलने का काम इन्होंने किया था। पड़ोसी देशों में असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाहरी इलाके के शासक, जिसमें संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे, इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। चलिए, क्लियर हो गया। विक्रम संवत के शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? देखिए, विक्रम संवत जो लाया था यह मध्य प्रदेश के एक शासक ने लाया था, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो इसका जो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ख्याति जो दिलवाई थी विक्रम संवत को चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही। इस कारण से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका? चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने, और इसकी जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? पल्लवों के काल में नगरम जो है किसे कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा व्यापारिकों के संगठन को। व्यापारिक के संगठन को क्या कहा जाता था? नगरम कहा जाता था। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। जनपद का क्या अर्थ होता है? जनपद का क्या अर्थ होता है?
जन के बसने की जगह को ही जनपद कहा जाता था। और उसके बाद डेवलप जो हुआ महाजनपद कहलाया। जनपद ही आगे चल करके क्या कहलाया, महाजनपद कहलाया, जिसमें 16 महाजनपद का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ। महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 2500 साल पहले। इसका जो आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी, 2500 साल पहले। नेक्स्ट है, महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन का चयन करें। गलत कथन कौन सा दिया गया है वो बताना है। हल के फल अब लोहे के बनने लगे, यह तो सही है। धान के पौधे का रोपण प्रारंभ हो गया, दोनों के दोनों सही दिए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो, दोनों के दोनों क्या है, सत्य है। इस कारण से क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, असत्य कथन, तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकतर प्रश्न ऐसे ही देखने को मिलेंगे जिस तरह से बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया है, बिल्कुल सही है। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को वाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया, यह गलत है। आंसर हो जाएंगे केवल एक जो सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है। बज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है। आंसर जो दिया गया है दीर्घ निकाय में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया। पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता। अकबर ने बंगाल को 1586 में जीता था। दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। नैनार शैव संत थे, बिल्कुल सही है। अलवार वैष्णव संत थे, यह भी सही है। यह संत केवल अश्लील समझे जाने वाले पुलैया तथा पनार जातियों के लोग थे, यह गलत दिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक और दो जो हैं सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुहार पांड्यों का बंदरगाह था। जी नहीं, पुहार जो था या फिर कावेरी पट्टनम जो है यह चोलों का बंदरगाह था, चोल का बंदरगाह था। मदुरै चोल का बंदरगाह था, यह गलत है। मदुरै जो है यह पांड का बंदरगाह था। दोनों के दोनों गलत दिए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शंकराचार्य के बारे में बताना है। शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ, गलत है। तमिलनाडु में नहीं हुआ था, केरल में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जी हाँ यह सही है। उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा, यह भी सही है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया, यह भी सही है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। 2, 3, 4 आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। वीर शैव आंदोलन जो है किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ, तो आंसर हो जाएंगे कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीर पराई जाने रे किसने लिखा। वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीर पराई जाने रे, इसकी रचना किया था नरसिंह मेहता ने, ऑप्शन नंबर डी। प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए। प्रारंभ में नाथ पंथ जो है भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए, तो यह हुए हैं उत्तरी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे उत्तरी क्षेत्र। मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई। कृष्ण भक्ति से संबंधित है, अनुयायी बनी थी रविदास का, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रविदास। नेक्स्ट है, चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वेटी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था। कदमाई एक भू राजस्व था। कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएंगे केवल दो जो हैं सही दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चोल काल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोलों के शिलालेखों में विभिन्न प्रकार के करों के लिए 400 से अधिक शब्द हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर जो है वेटी है, जो नगद में नहीं बल्कि जबरन मजदूरी के रूप में लिया जाता था। वेटी जो है यह जो है जबरन मजदूरी के रूप में लिया जाता था। कदमई जो है भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। तो याद रखिएगा, नगद के रूप में नहीं, जबरदस्ती लिया जाता था। तो केवल दो जो है सही दिए गए हैं। कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ। कबीर का जो जन्म हुआ है जुलाहा परिवार में, पालन पोषण इनका जुलाहा परिवार में हुआ है, आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की? लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी गुरु नानक ने। सुचारू रूप से जारी करवाया किसने? गुरु अंगद ने। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। गुरु अंगद को लहना भी कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? पाणिनि ने। स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? प्राकृत भाषा में। जो आसान है मैं थोड़ा फास्ट ही कर लूंगी। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। जी हाँ, सही है। साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। यह भी सही दिया गया है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। अहिंसा पर ज्यादा ही बल दे दिया गया था। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? आंसर हो जाएगा विनय पिटक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और विनय पिटक की रचना किसने किया था? उपाली ने। सूत पिटक की रचना आनंद ने किया था, आनंद ने। और अभिधम पिटक की रचना किसने किया था? मोगली पुत्तिस ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। बिल्कुल सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, लेकिन कुछ नियम भी दिया गया था। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। यह सही है। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। यह गलत दिया गया है। ऑप्शन हो जाएंगे डी। नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया भी गया है, सुनिएगा। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदार को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी, न कि माता पिता से। इस कारण से इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व, बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय थे। बिल्कुल सही है। वे भारत के बाहर जापान, चीन एवं दक्षिण कोरिया में काफी लोकप्रिय हुए। 2 और 3 जो है सही दिया गया है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का काल क्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। सबसे पहले फयान आया था, उसके बाद हेन स्वांग, फिर उसके बाद इत्सिंग आया था। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फयान किसके दरबार में आया था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हेन स्वांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया की यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था? आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। इसके पुस्तक का नाम है इंडिका। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? इसका एक ट्रिक होता है ISPK। ISPK। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडो ग्रीक, फिर शक, पहलव और कुषाण। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही दिए गए हैं। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? इसे जानते थे धम्म महामात्र के नाम से। धम्म महामात्र के नाम से। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। हाँ, सही दिया गया है। भारत का यह पहला राजा था। अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। नहीं, खरोष्ठी लिपि में नहीं है। सर्वाधिक जो अभिलेख है यह ब्राह्मी लिपि में है। जो भी अभिलेख पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है, वहाँ का जो अभिलेख की लिपि है खरोष्ठी है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। जी हाँ, 13वें अभिलेख में इसने वर्णन किया है। 1 और 3 जो है सही दिया गया है। आंसर हो जाएंगे सी। मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? इक्ता के। इक्तादारी व्यवस्था सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का शासक इल्तुतमिश ने लाया था। 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करें।
यह केरल में मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। गलत दिया गया है। इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई थी, यह भी गलत दिया गया है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के शिलालेख जो प्राप्त हुए कंधार से भी, ब्रह्मगिरी से, जौगढ़ से, गिरनार से, लुम्बिनी से भी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। रोमनदेई अभिलेख जो है यह लुम्बिनी में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था? एक बार फिर से सुनिएगा। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था? सीरिया, मिस्र, श्रीलंका, उपरोक्त सभी जगह भेजा था। सीरिया हो, मिस्र हो या फिर श्रीलंका हो। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को राज्यपाल का, गवर्नर का पद दिया जाता था। आपने सुना भी होगा अशोक जो है, अशोक उसे भी राज्यपाल ही बनाया गया था। कहाँ का राज्यपाल बनाया गया था आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि बड़े आकार के कारण, समुद्र, पहाड़ी तथा पर्वतों से बटे होने के कारण। दोनों हो जाएंगे। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? चित्रित, धूसर, मृदभांड का। पांडुलिपियों का क्या महत्व है? पांडुलिपियों का क्या महत्व है? प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा के लिए, राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति के लिए, धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा के लिए, स्तंभ लेखों के अध्ययन में। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी। निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है? दूसरी राजधानी मथुरा रही है, या फिर इसी को क्वेश्चन चेंज करके पूछा जा सकता है सांस्कृतिक राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा थी। पहला राजधानी कहाँ था, या फिर राजधानी कह लीजिए कहाँ? पुरुषपुर या फिर पेशावर था। पुरुषपुर या पेशावर था। अरेकामेडु नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अरेकामेडु यह हो जाएगा पुदुचेरी। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? जातक कथा में बुद्ध के जन्म के पूर्व की घटनाओं का वर्णन किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध अनुयायियों द्वारा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन इसमें किया गया है। दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? वेल्लल्ला कहा जाता था। वेल्लल्ला। दक्षिण भारत में तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लल्ला कहा जाता था। याद रखिएगा, वेल्लल्ला। क्वेश्चन नंबर 60, माफ करिएगा 60 नंबर प्रश्न। अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया है। इसे ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है। केवल एक जो है सही दिया गया है। अफगानिस्तान से जो लिपि जो प्राप्त हुआ है उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। आंसर हो जाएगा ए। पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से चीजें शामिल होती है? अभिलेख, मिट्टी के बर्तन, जानवरों की हड्डियां, धातु, औजार, आभूषण, सभी के सभी हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्रह के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्रह के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? एक जगह रुकने के कारण वहां के फल, वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। सही है। शिकार ढूंढने के कारण, मवेशी का चारा ढूंढने के लिए, मौसम बदलने के कारण। 1, 2, 3, 4 आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहत सिक्के समांतर, आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे। बिल्कुल सही है। आहत सिक्के को समांतर ढालकर बनाया जाता था। यह सिक्के चांदी या तांबे की विभिन्न आकृतियों के होते थे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन से कथन है जो गलत है? आहत सिक्के को समांतर ढालकर बनाया जाता था, यह गलत है। ठोककर या पीटकर बनाया जाता था। यह सिक्के चांदी या तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे। केवल 2 जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किनका उल्लेख मिलता है?
मथुरा के अभिलेखों में सुनारों का, लोहार एवं बुनकरों का, टोकरी एवं माला बनाने वालों का, उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। देखिए, व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का प्रयोग करते थे, ये सही नहीं है। केवल समुद्री मार्ग का प्रयोग नहीं करते थे, सड़क मार्ग का भी प्रयोग करते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, सही है। दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, सही दिया गया है। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे। अश्वघोष, जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है, तो अश्वघोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन भी इन्हीं के दरबार में रहते थे, वसुमित्र भी इन्हीं के दरबार में रहते थे। बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। इस क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। दोनों के दोनों सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था, इसे कहते हैं प्रदक्षिणा। ऑप्शन नंबर बी, प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा जो है, प्रदक्षिणा पथ एक पथ था जो स्तूप के चारों ओर बिछाया जाता था। यह रेलिंग से घिरा हुआ होता था। पथ में प्रवेश द्वारों से होता था। भक्ति के प्रतीक के रूप में भक्त स्तूप के चारों ओर दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं। दोनों रेलिंगों और प्रवेश द्वारों को मूर्तियों से सजाया गया था। प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे। आंसर हो जाएगा जिनके बीमार होने की संभावना कम होती, बड़े दाने तथा मजबूत डंठल वाले पौधे, अहिंसक जानवर। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3। चोल का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था। चोलों का जो महत्वपूर्ण पतन जो था यह हो जाएगा पुहार या फिर कावेरी पट्टनम। मदुरै किसका है, तो यह हो जाएगा पांड्य का। आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुर्जुहों में आवास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुर्जुहों में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, बिल्कुल सही है। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। दोनों के दोनों सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। कुषाणों के समय बौद्ध धर्म के किस नई शाखा का विकास हुआ था। हीनयान और महायान। तो विकास जो हुआ है तो यह हुआ है महायान शाखा का। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें। वस्तु का आयात कहाँ से किया जाता था वो बताना है। तो तांबा का आयात किया जाता था राजस्थान से, टीन का आयात किया जाता था अफगानिस्तान से, सोना का कर्नाटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाई सभ्यता के संबंध में, हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई। नदियों के सूखने के कारण भी बताया, जंगलों के विनाश होने के कारण भी बताएं, चारागाह मैदान समाप्त होने के कारण, बाढ़ के कारण, शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण, सभी हो जाएंगे। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के क्या क्या परिणाम हुए। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या क्या परिणाम हुए। हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया। नेक्स्ट है, हो सकता है मोहरों, लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया। कच्चे माल का आयात घट गया। नए वस्तुओं की संख्या बढ़ गई। 1, 2, 3, 4। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश था। कनिष्क, कुषाण हो जाएगा। कनिष्क जो कि कुषाण वंश से संबंधित है। अश्वघोष, जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी, किसके दरबारी कवि थे। अश्वघोष, यह कनिष्क के दरबारी थे। रोमन साम्राज्य में भारत की किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी। काली मिर्च का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं दिया गया है। देखते हैं। ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है, बिल्कुल सही है। गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई, यह गलत है। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वाताबी पर कब्जा कर लिया और नरसिंह वर्मन ने ही पुलकेशिन की हत्या कर दी थी। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया, यह भी सही है। आंसर हो जाएंगे बी, जो कि गलत दिया गया था।
जाट राज अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा? मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, वहां से आप लोग प्रैक्टिस शीट मिला लीजिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से करंट अफेयर्स का प्रश्न 20 देखने को मिलेंगे। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन जो नियुक्त किए गए हैं अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किन संगठन पर प्रतिबंध लगाया है? तहरीक ए हुरियत पर, जमात ए इस्लामी पर, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट पर। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4। किसे हाल ही में एम.ए. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एम.ए. स्वामीनाथन पुरस्कार बी.आर. कंबोज को दिया गया है। और इसमें जो करंट अफेयर्स दिए गए हैं वो जनवरी से संबंधित दिए गए हैं, 1 से लेकर के 7 जनवरी तक का ही इसमें करंट अफेयर्स दिया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? संयुक्त अरब अमीरात। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? आंसर हो जाएंगे 4 वर्ष। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है दिनेश के त्रिपाठी को। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। यह जो है सही दिया गया है। हाल ही में भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र शामिल है, ने कहा कि जापान के पश्चिमी तट पर आए 7.5 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद भारत में सुनामी का कोई खतरा नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र संगठन है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र संगठन है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है हैदराबाद में स्थित है। INCOIS का कार्य समाज, उद्योग, सरकारी एजेंसियों और वैज्ञानिक समुदायों को समुद्री जानकारी और सलाहकार सेवाएं प्रदान करना है। INCOIS के संदर्भ में भारतीय सुनामी के संबंध में भविष्यवाणी और प्रारंभिक चेतावनी देने वाले नोडल एजेंसी है। इसमें केवल जो है कथन जो है 2 जो है सही दिया गया है, केवल 2 सही दिया गया है या गलत दिया गया है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है, कहाँ है तो हैदराबाद में है। और यह सुनामी से संबंधित है, ना कि पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन है जो सही है? यह मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होगा। यह जो है केवल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए। उपयोग में से कितने क्षेत्र क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते में शामिल हैं? तो वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार और ई-कॉमर्स। आंसर हो जाएंगे सभी चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जो है हाल ही में बंद कर दिया गया है, मुक्त आवाजाही पर रोक लगा दिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, सभी के सभी जो है गलत दिया गया है, कोई मतलब ही नहीं बनता डिटेल्स इसका देखने का। वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने सही दिए गए हैं? जीएसटी में निर्यातक अपने उत्पादन पर कर का भुगतान नहीं करते, लेकिन वे अपने इनपुट पर भुगतान किए गए कर पर रिफंड के हकदार हैं। केवल 1 जो है सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की निगरानी और विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? थोड़ा आप लोग को भी हार्ड लग रहा होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा
भारत मालदीव को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थ और विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ अपनी प्राथमिक रक्षा पंक्ति मानता है। भारत मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है। 2 और 3 जो है सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 94। भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। इस संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? दोनों के दोनों है जो गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी? बिहार। किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी? तो बिहार में। नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में किसने खिताब पर कब्जा जमाया है? बिहार ने। ऑप्शन नंबर सी। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी FIR की जांच पूरी करना है? इसका भी आंसर बिहार ही होगा। सड़क हादसों में 2022 में बिहार का स्थान कौन सा है? 13वां स्थान है। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 4,797 करोड़। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? गुजरात में। तो चलिए 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया। इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल एजुकेशन ब्रांच से संबंधित होगा। PDF एजुकेशन ब्रांच से संबंधित टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।